दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण जो कि सरकारी स्कूल की किताब है कक्षा 6, 7, 8 के लिए, तो उसका निचोड़ हम लोग कर रहे हैं, किताबों का निचोड़। और आज की वीडियो दोस्तों आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, बहुत शानदार वीडियो है और यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा से पहले ज़रूर देखें और साथ ही साथ मनोज एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए पहली स्लाइड में आप सभी के समक्ष लेकर आ जाता हूँ। पहली स्लाइड में देखिए क्या कहा गया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। थोड़ा जूम करके बताता हूँ आप लोगों को चीज़ों के बारे में। साथियों, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सर सीस्मोग्राफ से किया जाता है। और रिएक्टर मापक के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? रिएक्टर मापक के आधार पर किया जाता है। इस मापक की रचना दोस्तों चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में की थी। रिएक्टर मापक पर अंकित अंक जो भूकंप की तीव्रता एवं परिमाप को अंकित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक नंबर आपको ये मिल जाता है। ये 0 से 9 के बीच होते हैं और भूकंपों से होने वाली वास्तविक क्षति तब प्रारंभ होती है जब उसकी तीव्रता रिएक्टर मापक पर 5 या इससे अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत बढ़िया है। अगर मान लीजिएगा जो आपका रिएक्टर मापक है इस पर 5 या इससे अधिक ये आप लोगों को दिखाए थे तो समझ लीजिएगा तब क्या होती है, भूकंप से होने वाली क्षति होती है, वरना भूकंप से क्षति हुई नहीं हुई है। ये आप लोग चेक करने का सिस्टम है। ठीक है, जब आने वाले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर मापक पर 8 या इससे अधिक होती है तो इससे बहुत अधिक विनाश होता है। ठीक, अब अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक खतरनाक और विनाशकारी होता है। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से बने। ठीक है, 3 प्रश्न बने। पहला प्रश्न आप सभी को बताया कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, आपने बताया सीस्मोग्राफ पर। दूसरा बताया कि इसकी रचना किसने की? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने की थी 1935 ईस्वी में। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न आपका ये बनता है, अगर रिएक्टर मापक पर जो है 5 या इससे अधिक होती है तो इसका मतलब जो तबाही हुई है या जो भी नुकसान हुआ है वो भूकंप से हुआ है। अगर आती है 8 या 8 से अधिक आती है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि बहुत ज़्यादा विनाश हो गया। ठीक, अधिक विनाश हो गया। और दोस्तों जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जितनी भी, इससे ज़्यादा जो खतरनाक है वो क्या है? भूकंप ही है। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आया आपके? बहुत बढ़िया। ये सारे प्रश्न आपके कहाँ से लिए गए हैं? सरकारी स्कूल की किताब से लिए गए हैं, हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर की जो किताब है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अन्य पॉइंट आपका कहता है आल्प्स तथा हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों नहीं है समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट यानी कि ऊपरी परत की मोटाई तथा सघनता अधिक है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस पर्वत पर ज्वालामुखी नहीं है, तो आपको ऑप्शन में देगा कि हिमालय और आल्प्स, तो इस पर नहीं है आपकी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलन के 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार अति विस्फोटक तथा प्रचंड था। इससे निकलने वाला लावा, विखंडित पदार्थ, गैस, धूल, राख तथा धुआं इतना अधिक था कि वायुमंडल में 19 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर वृहदाकार बादल का निर्माण हो गया। बहुत शानदार प्रश्न आपका। कौन सा था दोस्तों? ये हुआ था 1980 ईस्वी में। ठीक है, और वायुमंडल की 19 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो बहुत ही मतलब धुंध सी छा गई थी। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें क्या क्या प्रमुख है? जैसे सुनामी की उत्पत्ति हो गई, मौसम, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक परिवर्तन, ये आपकी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस स्लाइड से हम लोगों ने क्या जाना? इस स्लाइड से हम लोगों ने जाना कि भाई किस पर्वत पर ज्वालामुखी नहीं है, तो आप बताएंगे आल्प्स और हिमालय। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जाना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी माउंट सेंट हेलन के 1980 ईस्वी में। ठीक है, ये विस्फोट हुआ था जिसकी जो वायुमंडल में जो है 19 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो है ये चीज़ें फैल गई थी। ठीक है, मतलब धुआं हो गया था, वहाँ पर दिखाई नहीं देता था, ऐसा मान के चलिएगा। आते हैं हम लोग तीसरी स्लाइड पर। तीसरी स्लाइड बहुत शानदार स्लाइड है आपकी। यहाँ पे देखिएगा 1883 ईस्वी में
क्राकाटोवा ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण उत्पन्न प्रचंड भूकंप के द्वारा 120 फीट अर्थात 36.5 मीटर ऊंची सागरीय लहरें उत्पन्न हुई। किसके कारण हुई दोस्तों? ये कब आया था? ये आया था 1883 ईस्वी में। ठीक है, ये लहरें इतनी प्रचंड थी कि इसके कारण जावा एवं सुमात्रा के तटवर्ती भाग जलमग्न हो गए थे तथा 36,000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे मेरे प्यारे साथियों? 36,000 लोग मारे गए थे। ये भी आपका बहुत शानदार रहेगा। चलिए, तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा? इस स्लाइड से हमने सीखा कि भाई 1883 ईस्वी में एक ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था और दोस्तों ये जो है 120 फीट ऊंचा था, है ना। इसके कारण जो जावा और सुमात्रा के तटवर्ती भाग हैं वो बिल्कुल बह गए थे, ऐसा मान के चलिएगा, और 36,000 लोगों की जो मृत्यु हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड, मथुरा रिफाइनरी तेल शोधक कारखाने में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, कौन सी गैस के कारण दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। आगरा स्थित विभिन्न उद्योगों जैसे फाउंड्री और जनरेटर सेटों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जिससे ताजमहल की सुंदरता जो है खतरे में जा रही है। अब आपसे पूछेगा कि जनरेटर में कैसी गैस निकलती है? जनरेटर सेटों से, तो आप बताएंगे सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे ताजमहल के आसपास स्थित कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना, इसके आसपास बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर रोक लगानी चाहिए या लगाना आदि। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे, बहुत बढ़िया। और आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं मैं कि जो ताजमहल है उसके पीछे कौन सी नदी निकलती है, वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलिए अगली स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। अगली स्लाइड में क्या कहा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार के आधे से अधिक लोग एशिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी है उतनी भारत में प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। तो साथियों, अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा मनोज एकेडमी को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर देना आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपसे कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? आपसे पूछेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 11 जुलाई को। जनसंख्या की दृष्टि से संसार के आधे से अधिक लोग एशिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया था शायद अभी पीछे। ठीक है, चलिएगा इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक, अगला की पॉइंट देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, प्रश्न बहुत अच्छे बनेंगे यहाँ से भी आपके, कि ई कोलाई एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है जिससे आंत्र शोध या पेचिश होती है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पेचिश किससे होती है या किस जीवाणु से होती है। ठीक है, तो एक ये भी पूछ सकता है विषाणु से होती है, जीवाणु से होती है, तो आप बताएंगे जीवाणु से होती है। ठीक है, ई कोलाई नामक जीवाणु से होती है। ठीक है, पानी में एक सीमा तक इसकी संख्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या में इसकी उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वर्तमान में हमारी अनेक नदियाँ जैसे तथा हमारी जो अनेक नदियों तथा अन्य जल स्रोतों से रोगाणुओं की संख्या निर्धारित सीमा से कहीं अधिक पाई गई है, जिससे जनसामान्य के स्वास्थ्य का संकट जो है वो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मानव हस्तक्षेप के कारण गंगोत्री हिमखंड प्रति वर्ष 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रहा है। यदि यही स्थिति रही तो कुछ वर्षों में हिम ग्लेशियर पूर्णतः सूख जाएगा और इससे गंगा सूखने की कगार पर आ जाएगी। तो ये वाला की पॉइंट भी आपका बढ़िया स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं, या तो आप लोग अपनी पॉइंट में कॉपी में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में वृक्ष भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ साथ ही उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित करने में सहायक होते हैं। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वाहनों की गति को रोकते हैं, जिससे बस्तियां
बस्तियों तक शोर कम पहुंचता है, इसलिए सड़कों के किनारे वृक्ष। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सड़कों के किनारे जो रोड निकलती है हमारी, तो इसके किनारे जो है ये वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं। तो आप लोग जाने होंगे कि भाई जो वाहनों से निकलता है धुआं भी निकलता है, इसके हॉर्न की आवाज़ भी आती है, तो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करता है ये वृक्ष जो होते हैं। अगर घने वृक्ष लगे हैं तो बस बात ही बहुत कुछ और है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनीमाता रोग जापान देश के कुमामोटी यानी कि इसको बोलते हैं कोमितांग क्षेत्र की एक कंपनी चिस्सो कॉरपोरेशन ने 1932 ईस्वी से 1968 के बीच, यानी कि दोस्तों 1932 से 1968 के बीच पारे को अपशिष्ट के रूप में मिनीमाता खाड़ी में फेंक दिया। अब इससे खाड़ी के जल का प्रदूषण बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। खाड़ी के मछलियों में यह पारा जहर के रूप में प्रवेश कर गया और इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर शून्य होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का भाव और फालिज लिखा हुआ है, फालिज जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी में मृत्यु भी हो गई और ये बीमारी पहली बार मिनीमाता खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों में देखी गई। इस कारण इसे मिनीमाता रोग कहा जाता है। दोस्तों ये वाला की पॉइंट आपका सही है, बहुत बढ़िया देखना है आपको यहाँ पे। चलिए अगला की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं डियर, कि भोपाल में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण के लिए मिग गैस का उत्पादन किया जाता था। 2-3 दिसंबर 1984 की शीत रात्रि में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट मिग गैस का अचानक रिसाव हुआ, जिसके कारण वायु प्रदूषण से कुछ घंटों में ही हजारों व्यक्ति की मृत्यु हो गई और भारी संख्या में जानवर भी मारे गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भाई कब हुई थी, डेट पूछ सकता है और कंपनी का नाम भी आप लोगों से पूछ सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। और मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी थी हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो किताब चलाई जाती है, उसका निचोड़ कुछ लिया है हमने। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए जल्दी आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट का इसका इंतजार कीजिएगा। शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच डियर, बाय।